यूनिवर्सल की आधुनिक शर्लक होम्स फिल्मों में से सर्वश्रेष्ठ द स्कारलेट क्लॉ को मेरे आरामदायक फिल्मों के संग्रह में सम्मान का स्थान प्राप्त है। कुल मिलाकर हॉलीवुड की प्रोग्रामर मिस्ट्री सीरीज ने एक मधुर वॉचेबिलिटी हासिल की जो टेलीविजन की सबसे स्थायी पुलिस प्रक्रियाओं का पूर्वाभास देती है। स्टूडियो ने श्रृंखला की किश्तों के बीच कथानक सूत्रों, चरित्र अभिनेताओं और सेटिंग्स को घुमाने में उत्कृष्टता हासिल की, नवीनता के तीखे झटकों के साथ समानता को संतुलित किया। यह देखना कठिन नहीं है कि इनमें से इतनी सारी भी जासूसी फिल्में क्यों मौजूद हैं। वे आपकी रुचि को बनाए रखने के लिए पर्याप्त संक्षिप्त, तीव्र और पेचीदा हैं, फिर भी भावनात्मक रूप से तनावपूर्ण नहीं हैं। आपको एक महिला की तस्वीर के आंसू भरे रेचन, एक वास्तविक नॉयर की कड़वी त्रासदी और यहाँ तक कि एक स्क्रूबॉल कॉमेडी के व्हिप्लैश, बुद्धि और उलटफेर के लिए खुद को तैयार करना होगा। लेकिन चूंकि धारावाहिक जासूस अक्सर व्यक्तिगत भागीदारी के बिना स्थिति का विश्लेषण करते हुए नाटक से अलग खड़ा होता है, इसलिए दर्शकों को नायक के साथ पहचान करके गंभीर दिल दुखाने का जोखिम नहीं उठाना पड़ता है, और शर्लक होम्स से अधिक अलग थलग नायक ढूंढना कठिन होगा। न तो फॉक्स के चार्ली चैन के रूप में उतनी लुगदी और न ही आरकेओ के फाल्कन सेमी नॉयर्स के रूप में साहसी। यूनिवर्सल की शेरलॉक फिल्मों ने स्टार और निर्देशक के संयोजन के कारण बड़े पैमाने पर गुणवत्ता प्रदर्शित की। बेसिल राथबोन का होम्स अदम्य गरिमा प्रदर्शित करने में कामयाब होता है, चाहे वह एक विचित्र रूप से फूलों वाला हेयर स्टाइल पहन रहा हो और नाजियों का शिकार कर रहा हो, या स्कॉटिश हाईलैंड्स में बीमा धोखाधड़ी को विफल कर रहा हो। रैथबोन के पास होम्स को ऐसा दिखाने का उपहार था कि वह कभी कभी पटकथाओं की तुलना में कम बेवकूफ़ लगता था। द स्कारलेट क्लो में वह हत्या की शिकार महिला के घर में जबरन घुस जाता है, उसके शरीर की जांच करता है, भले ही उसके दुखी विधुर ने उसे प्रवेश न देने की कोशिश की हो। फिर मृत महिला के सेफ बॉक्स को खोलने और सुराग चुराने के लिए फिर से अंदर घुसता है। आजकल एक अभिनेता जासूस की शानदार लेकिन उत्तेजक चालबाजी पर जोर देने के लिए प्रलोभित होगा। दिलचस्प है, क्या यह दिलचस्प नहीं है कि गद्दापन को जानने की सांस्कृतिक परंपरा कैसे बढ़ी है? इसके बजाय राथबोन का दृढ़ निश्चय बताता है कि होम्स केवल सत्य और न्याय के प्रति अपना कर्तव्य निभा रहा है। यदि राथबोन का शांत चित्रण आधुनिक दर्शकों द्वारा शर्लक में पसंद किए जाने वाले चित्रण की तुलना में कम अस्थिर और विलक्षण है, तो दिशा चिंतनशील जीवंतता और होम्सियन तेज तर्रारता के अधिक परिचित स्वर पर प्रहार करती है। 1910 के दशक तक फैले करियर के अंत में रॉय विलियम नील ने राथबोन एज होम्स श्रृंखला की 11 किश्तों का निर्देशन किया। जितना अधिक मैं उन्हें देखता हूँ, उतना ही अधिक मैं वातावरण और कार्रवाई की भावना बनाने के लिए नील की गतिशील प्रतिभा की सराहना करता हूँ, तब भी जब बहुत कुछ नहीं हो रहा था। जैसा कि द ब्लैक रूम और द नाइन्थ गेस्ट शो में दिखाया गया है, नील आधुनिक के साथ साथ आधुनिक परिवेश में धीमी गति से जलने वाले गॉथिक तनाव को भड़काने में माहिर थे। इंटरनेशनल फोटोग्राफर के अनुसार 1984 की शुरुआत में नील ने डॉली हाउंड के रूप में ख्याति अर्जित की थी। वह एक ऐसे निर्देशक थे जो जानते थे कि कायरोस्कोरो लाइटिंग, शरीर की कलात्मक रचनाओं और एक फुर्तीले चलते कैमरे के साथ आपकी आंखों को कैसे व्यस्त रखा जाए। स्कारलेट क्लो शर्लक के बीच अलग दिखता है, क्योंकि यूनिवर्सल एक स्टूडियो के रूप में अपनी ताकत के साथ खेलता है। कोहरा, भयभीत ग्रामीण और रात में टकराने वाली चीज़ें। ला मोर्ट रूज नामक एक छोटे कनाडाई शहर में स्थानीय लोग एक चमकते राक्षस के बारे में फुसफुसाते हैं जो जानवरों को विकृत कर देता है। तभी एक कुलीन तंत्र मंत्र विशेषज्ञ की पत्नी की भीषण हत्या कर दी जाती है। अध्यात्मवादियों के एक सम्मेलन के साथ बहस करने के लिए क्यूबेक का दौरा करते हुए होम्स को पता चला कि पीड़िता ने अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले उसे मदद के लिए एक याचिका भेजी थी। होम्स विचार करता है, विचार करें वॉटसन, विडंबना, दुखद विडंबना। हमने पीड़िता से उसके हत्यारे को ढूंढने के लिए एक कमीशन स्वीकार कर लिया है। पहली बार हमें एक लाश ने रोक रखा है। दलदलों में घूमने और चमकदार भूत का सामना करने के बाद होम्स ने निष्कर्ष निकाला कि हत्यारा कोई अलौकिक शक्ति नहीं है, बल्कि एक प्रतिशोधी पागल व्यक्ति है जो जल्द ही फिर से हमला करने की योजना बना रहा है। क्या हमारा हीरो बहुत देर होने से पहले उसे रोक सकता है? जवाब आपको आश्चर्य में डाल सकता है। यूनिवर्सल के पास अपने यूरोपीय ग्रामीण सेटों से मूल्य की हर बूंद निचोड़ने की क्षमता थी।
लेडरहॉसन और बर्फ़ जोड़ें और आपको ऑल्प्स मिल जाएंगे। क्लाउड रेन्स एंड आइवी जोड़ें और आपको जॉली ओल्ड इंग्लैंड मिल जाएगा। द स्कारलेट क्लो के मामले में बहुत सारा फ्लालैन जोड़ें और आपको एक क्यूबिकॉइस गांव मिल जाएगा। इसे ऊपर से छिड़की गई ग्रेवी और पनीर दही के साथ सार्वभौमिक डरावनी सुंदरता के रूप में सोचें। स्थानीय रंग के लिए लामोट रूज के घृणास्पद निवासी मधुशाला के चारों ओर बैठते हैं, अकॉर्डियन पर अलोवेट सुनते हैं और फलालैन पहनते हैं, क्योंकि शुक्रवार की रात कनाडा के एक भोताहा शहर में आप और क्या करते हैं। अगर आपको फलालैन पसंद है तो यह फिल्म आपको निराश नहीं करेगी। कार्यवाही के कड़ली कनाडाईपन को दर्शाने के लिए फलालैन शर्ट और कंबल और शॉल और स्कार्फ हैं। फलालैन कथानक का भी अभिन्न अंग है। फॉस्फोरेसेंट पेंट से उपचारित एक हाथ से नीचे की फलालैन शर्ट निश्चित रूप से हमारे निडर जासूस के लिए एक महत्वपूर्ण सुराग प्रदान करती है। हालांकि ऐसा न हो कि आप फलालैन क्लैड अधर्म के अड्डे के रूप में कनाडा के बारे में नकारात्मक धारणा बना लें। स्कारलेट क्लो होम्स द्वारा अंग्रेजी भाषी दुनिया की धुरी के बारे में एक प्रेरणादायक चर्चिल उद्धरण सुनाने के साथ समाप्त होता है। मेपल स्वाद वाली मूर्खता के बावजूद द स्कारलेट क्लो पूर्वाभास और बुराई का माहौल पैदा करता है। वस्तुतः कोई दिन के दृश्य नहीं होने के कारण फिल्म एक ऐसे देश में घटित होती प्रतीत होती है जहां सूरज की रोशनी प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करती, किसी धुंधलके में या रात के अपवित्र साम्राज्य में। मैं क्यूबेक के विशाल उत्तरी विस्तार के करीब रहता हूँ और मैं शरद ऋतु में दुनिया के इस हिस्से पर छाने वाले दमनकारी, आत्मा को कंपा देने वाले अंधेरे को पहचानता हूँ। स्कारलेट क्लॉ शुरुआती दृश्य से एक स्वादिष्ट डरावना माहौल तैयार करता है। धुंध भरे दलदल के दृश्यों पर एक घंटी बजती है। यह एक नींद वाले गांव की मैट पेंटिंग पर आधारित है। यह सुनसान सड़कों और देहाती सराय में छिपे तनावग्रस्त शहरवासियों पर भारी पड़ता है। लेकिन यह टोल क्यों लगता है? ये कोई प्रार्थना का आह्वान नहीं है और ग्रामीणों की भयावह चुप्पी इंगित करती है कि कुछ बहुत गलत है। नील का कैमरा शहरवासियों को आकार देता है। एक लंबा टेक सराय के ऊपर स्कैन करता है। एक लंबे शॉट से सराय के मालिक के चेहरे के क्लोजअप में आश्चर्यजनक रूप से फिसल जाता है, फिर डाकिया के प्रवेश करते ही दरवाजे पर वापस आ जाता है और अंत में पात्रों के कलाकारों पर फिर से नजर डालता है। इस समय चर्च की घंटी कौन बजा सकता है? डाकिया कांपते हुए पल्ली पुरोहित से पूछता है। शायद यह कोई नहीं है पिताजी। अनिच्छुक डाकिया और साहसी पुजारी जांच करने का निर्णय लेते हैं। वहां चर्च के फर्श पर एक महिला का शव पड़ा है जो अभी भी घंटी की रस्सी को पकड़े हुए है, जिसे उसने मदद के लिए जोर से खींचा था। शान करने वाली चीजें अपने मूल में वापस लौट सकती हैं। हत्या के धागों से उत्पन्न प्रति द स्कारलेट क्लॉ के वे पहले 5 मिनट उस जादुई प्रत्याशा को दर्शाते हैं जो हम एक तेज तारों भरी रात में स्मोर्स के साथ परोसी गई एक महान कैंप फायर भूत कहानी की शुरुआत में महसूस करते हैं। अपने अधिक दार्शनिक क्षणों में मुझे आश्चर्य होता है कि इस तरह की गंभीर चीज़ों में ऐसा क्या है जो मुझे इतना सुखदायक लगता है। खैर, फ्रायड ने कहा था कि अलौकिकता परिचित और घरेलू से उभरती है। ऐसा लगता है कि आरामदायक और आरामदायक चीज़ों के बीच भयानक और परेशान करने वाली चीज़ें अपने मूल में वापस लौट सकती हैं। हत्या के धागों से उत्पन्न प्रतिसहज गर्म और धुंधली भावनाओं को सुलझाना या समझाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह एक ऐसी घटना है जो रहस्य उपभोग के पूरे उद्योग का समर्थन करने के लिए काफ़ी मजबूत है। डोरोथी एल सेयर्स ने अपने उपन्यास स्ट्रांग पॉइजन के मेरे पसंदीदा अंश में भयावह और आरामदायक के बीच घनिष्ठ संबंध को दर्शाया है। गर्म आग और मक्खन लगे क्रम्पेट के साथ कुछ भी इतना अच्छा नहीं होता जितना बिना गीले दिन के और भीतर आरामदायक भयावहता की अच्छी खुराक के साथ। बारिश की तेज मार और विवरण जितना भयानक, स्वाद उतना ही बेहतर लगता है। द स्कारलेट क्लॉ में विवरण वास्तव में भयानक हैं। संवाद में बार बार दोहराया गया वाक्यांश उनका गला फाड़ दिया गया हत्याओं और जानवरों के अंगों के खून खराबे को स्पष्ट रूप से उजागर करता है। 1940 के दशक की विवेकशील शैली में कैमरा हमें कभी भी कोई खून खराबा नहीं दिखाता है, लेकिन अक्सर हत्या के हथियार पर टिका रहता है, एक भयानक 5 आयामी गार्डन वीडर। आपकी कल्पना बाकी काम कर सकती है। आप उस शत्रुतापूर्ण कार्यान्वयन के कई करीबी शॉट्स के दौरान खुद को अपने कॉलर के साथ छेड़छाड़ करते हुए या अपनी गर्दन को सुरक्षात्मक रूप से रगड़ते हुए देख सकते हैं। हालांकि यूनिवर्सल के शर्लक होम्स के तर्क संगत अच्छाई बनाम बुरे नैतिक ब्रह्मांड में मजबूती से पैर जमाए हुए
द स्कारलेट क्लॉ कुछ झटके देने में कामयाब होता है। स्पॉइलर अलर्ट। सबसे पहले हमारा प्रतिभाशाली नायक एक नहीं बल्कि 2 जघन्य हत्याओं को रोकने में विफल रहता है। होम्स की सावधानियों के बावजूद पागल जज ब्रिसन उस मौत के आगे झुक जाता है जिससे वह इतने लंबे समय तक बचता रहा था। मामले को और भी बदतर बनाने के लिए हत्यारा हमला करता है जबकि होम्स असहाय होकर बाहर परेशान होता है। जैसे ही कैमरा अलग घर के चारों ओर घूमता है, नील, तुम, डॉली हाउंड, तुम, एक महिला की गहरी छाया, संभवतः ब्रिसन की नौकरानी, शटर बंद कर देती है। जज की छोटी सी आकृति पृष्ठभूमि में बैठी हुई है। होम्स दरवाज़ा खटखटाता है। जज कमरे की परछाइयों में छुपी अपनी नौकरानी को अंदर आने देने के लिए बुलाता है, लेकिन वह नहीं आती। इसके बजाय वह आगे बढ़ती है, कठोरता से और अजीब तरह से, एक सफ़ेद धनुष से सुशोभित अंधेरे का एक समूह। जैसे ही वह न्यायाधीश के पास पहुंचती है, दीपक की मंद रोशनी उसके पुराने ज़माने के कपड़ों को प्रकट करती है और हमें गहरे सॉकेट वाले एक दुबले पतले चेहरे की अस्पष्ट झलक देती है। एक चेहरा जो वहाँ नहीं होना चाहिए, गृहस्वामी का चेहरा बिल्कुल नहीं। वह जेब में पहुँचती है और फिर हम इसे देखते हैं, खतरनाक हथियार हवा में ऊंचा उठाया गया, ऐसे कोण पर जैसे कि दर्शक पर हमला करने के लिए, अमूर्त और कालेपन में भयानक। छद्मवेशी हत्यारा न्यायाधीश पर तेज पंजा मारता है। जज की हताश कराहों से चौंककर होम्स चिल्लाता है और व्यर्थ ही दरवाजे पर जोर से पीटता है। घर के अंदर एक मैट्रन हेयर स्टाइल की रूपरेखा, गर्दन के पिछले हिस्से पर एक जूड़े के साथ सिर के पीछे कसकर ब्रश किया गया, धीरे धीरे बदल जाता है जैसे ही हत्यारा अपना खूनी काम समाप्त करता है। हम एक पुराने अंधेरे घर में एक क्रॉस ड्रेसिंग हत्यारा एक कमज़ोर शिकार पर बेरहमी से धारदार हथियार घोंप रहा है। ये कुछ हद तक साइको जैसी फिल्म लगती है जिसे यूनिवर्सल 1 दशक बाद रिलीज़ करेगा, है ना? हिचकॉक ने थ्रिलर बाजार की निगरानी करने का निश्चय किया। मुझे आश्चर्य है कि क्या स्कारलेट क्लॉ उसके साथ वैसे ही रहा जैसे वह वर्षों से मेरे साथ रहा है। जज की मौत से भी ज़्यादा परेशान करने वाली बात मैरी जर्नेट की हत्या है, जिसकी हत्या इसलिए की गई क्योंकि उसने अपने पिता को धोखा देने से इनकार कर दिया था। क्लासिक फिल्मों की संहिता के अनुसार यह सुंदर, लात घुमावदार लड़की कुछ भी गलत नहीं करती, फिर भी वह मर जाती है। जैसे ही जर्नेट के शराबखाने में लोग आनंदमय गीत गाते हैं, होम्स सराय मालिक की बेटी की तलाश में निकल जाता है। वह कार्यालय का दरवाज़ा खोलता है और अंदर जाने के लिए झिझकता है। पिंजरे में बंद कैनरी दयनीय ढंग से चहचहाती है। वॉटसन अनजाने में चिल्लाया, मैरी, लेकिन हम जानते हैं कि वह जवाब नहीं दे सकती। यह रातबोन नील साझेदारी का प्रमाण है कि दरवाजे पर खड़ा एक आदमी मुझे ऐसी डूबती हुई भावना से भर सकता है, चाहे मैंने यह शॉट कितनी भी बार देखा हो। एक क्षण बाद, जैसे ही वॉटसन शरीर की जांच करने के लिए झुकता है, होम्स थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ता है, जिससे लैंप की रोशनी में उसकी छाया उभर कर सामने आ जाती है, जैसे कि उसका पछतावा साकार हो रहा हो। बेचारा मासूम छोटा बच्चा, वह विलाप करता है, मुझे इसे रोकना चाहिए था। इस प्रकार द स्कारलेट क्लॉ प्रोग्रामर रहस्य के अनकहे हम नहीं उकसाने तीव्र भावनाओं के वादे को बढ़ाता है, और आंशिक रूप से यही कारण है कि यह इतना अच्छा है। बेहतर होगा कि होम्स ने सारे पड़ाव पार कर लिए हों और खुद को बचाने के लिए आखिरी मिनट में एक शानदार गोछा दिया हो, और सौभाग्य से वह करता है। स्कारलेट क्लॉ एक आरामदायक स्लेशर फिल्म की तुलना में कम आरामदायक वोडुनिट है। इसका आकार बदलने वाला हत्यारा, दुःस्वप्न की उदासी, अप्रत्याशित रूप से गिरने वाला शर्लक और फलालैन की प्रचुरता किसी तरह एक ही समय में मेरे दिल को गर्म और ठंडा करने में सफल होती है। मैंने इसे अपने जीवन में कम से कम 1 दर्जन बार देखा है और हर बार इसका आनंद उठाया है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा।